खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष वंदे मातरम पर सियासी महाभारत, क्योंकि आज 150 वर्ष पूरे होने का जश्न देश में मन रहा, लेकिन एक प्रकार से सियासी महाभारत भी दिखाई पड़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, भाजपा पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल लाल कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। बलदेव भाई शर्मा है, पूर्व चेयरमैन नेशनल ब्रुक ट्रस्ट के और साथ ही साथ जाने माने इतिहासकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सीधे तौर पे कहा गया आजादी से पहले की विभाजनकारी मानसिकता का ही असर है कि उस समय भी ऐसे काम किए गए कि वंदे मातरम के साथ में एक अन्याय हुआ, उसके साथ काटछाट छेड़छाड़ की गई और आज भी वो मानसिकता देश के लिए खतरा बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी, देखिए, सबसे पहले तो सभी देशवासियों को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। और वंदे मातरम को लेके ना केवल कांग्रेस बल्कि जो तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो लोग बिल्कुल पूरे जोश खरोश में रहते थे। आप ये बताइए, अगर वंदे मातरम को सम्मान ना देना होता तो फिर 1937 के फैजपुर अधिवेशन में जो है कि क्यों कांग्रेस जो है कि इतना एक्टिव हुई, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया कि किस रूप में इसे कैसे स्वीकार किया जाए। तो कांग्रेस तो देखिए वंदे मातरम को लेकर बहुत गंभीर थी, लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के चुनाव चल रहे हैं, प्रथम चरण में बड़ी जबरदस्त। राहुल जी सवाल ये है कि राहुल जी सवाल ये है कि अगर इतनी गंभीर थी कांग्रेस पार्टी उस वक्त, तो उसको एक कुछ हिस्सों को सांप्रदायिक बता के काट छाट क्यों की गई? तो सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर वो राष्ट्रीय गीत का सम्मान था तो उसके कुछ हिस्सों को क्यों हटाया गया? सवाल ये है। मैं उसी सवाल की तरफ ही आ रहा हूं। उस समय देखिए एक कमेटी बनी थी, वहां पे फैजपुर अधिवेशन में एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस थे, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये 4 लोगों की वो कमेटी बनी हुई थी। और उसमें उन लोगों ने मिलकर, देखिए सबों ने मिलकर कहा कि भाई हम कोई देश उस समय आजाद नहीं हुआ था। वो नागेंद्र, उस समय जो है कि आजादी की लड़ाई जारी थी उस समय जी। और एक उस सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। देखिए गीत कोई बहुत बड़ा नहीं किया जा सकता था। फिर हमारा देश जो है कि उसमें सांप्रदायिक सद्भाव को किस तरह से रखा जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को किस तरह से रखा जाए कि राष्ट्रीय भावना भी रहे, देश को आजादी में सारे लोग मिलकर मजबूती के साथ ताकत के साथ संघर्ष करें। क्योंकि देखिए आगे के पंक्तियों में उसमें कुछ हमारे जो हिंदू धर्म के जो हमारे देवी देवतियां हैं, देवी देवता है, विशेषकर दुर्गा जी, उनके वर्णन थे वहां पे। तो इससे को लेकर कोई मतभेद की स्थिति ना हो, देश के राष्ट्रीय जो राष्ट्रभक्ति का मामला है वो आ जाए वहां पे, वो किया गया। आप बताइए इसमें क्या सुभाष चंद्र बोस की सहमति थी? सवाल यही उठता है कि आखिर माता दुर्गा के उस वर्णन को वहां से हटाने और काटछाट को क्यों किया गया? मैं आता हूं आपके पास में। डॉक्टर कौशल कांत जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि साहब हम तो बहुत सम्मान करते थे और देश की आजादी का हमने सबसे ज्यादा बीड़ा उठा के देश को आजाद कराया और आज भी हम सम्मान करते हैं, उल्टा आप सम्मान नहीं करते वंदे मातरम का। आर्यन जी, मैं थोड़ा इतिहास को बताना चाहूंगा कि ये वंदे मातरम बना कैसे और क्यों आया और कहां तक पहुंचा। उम्मीद करूंगा थोड़ा सा समय मिलेगा अनइंटरप्टेड। 1763 से लेकर के 1820 तक देश में एक क्रांति हुई थी, जिसको सन्यासी क्रांति कहते हैं या भिक्षु क्रांति कहते हैं, या जिसमें नागा साधुओं ने सब पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने मिलकर के 1766 में कैप्टन मैकेंजी इनको हराया था। लेफ्टिनेंट कीट्स की हत्या की गई थी। मार्टेल नाम का एक अधिकारी था जिसकी हत्या की गई थी साधुओं के द्वारा, क्योंकि वो लोग अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहे थे। 1771 में क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग नाम के एक लेफ्टिनेंट को भेजा गया साधुओं को खत्म करने के लिए, और जो आज का मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर है वहां पर साधुओं का कत्लेआम किया गया। उस कत्लेआम के ऊपर एक मूवी बनी और गुरुकुल उसी के साथ साथ बंद कर दिए गए, क्योंकि साधु लोग वहां रहते थे। उसमें सब सारे गुरुकुल बंद किए गए और उसी पे बेस्ड एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम है आनंद मठ। उसके पहले वंदे मातरम लिखा जा चुका था, आनंद मठ में इसको शामिल किया गया जी। 1870 में बना, 1882 में आनंद मठ में शामिल किया गया और 1896 में पहली बार टैगोर साहब ने कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में इसको पूरा जैसा था वैसा गाया था जी, बिना काट छांट के। उसके बाद 1905 में इसको एक वंदे मातरम को एक राजनीतिक नारा बनाया गया। उसके साथ साथ वहीं से
जब कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जी, मोपला कांड के खिलाफ रहे, उन सब चीजों को लेते हुए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और जब 1937 का समय आया, जो 26 अक्टूबर की बात कर रहे हैं राहुल लाल जी, 26 अक्टूबर के पहले एक पत्र जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इसमें कोई काट छांट ना हो। वो लेटर आपको अवेलेबल है, जाके पढ़िए। उसके बाद पहली बार तुष्टीकरण के चक्कर में, जी, ये कहते हैं ना कि राजनीति में धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए, पहली बार धर्म के प्रभाव के चक्कर में एक राजनीतिक गीत का बदलाव किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, ठीक है, ओके। और उसके बाद हाँ, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई। ठीक, कौशल जी, और वो आपने काफी आज तक चल विस्तार रही से है। इस बात को रखा। बलदेव भाई शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, इतिहासकार और पूर्व चेयरमैन एनबीटी के। बलदेव भाई जी, इसका ऐतिहासिक जो पहलू है वो आपके माध्यम से आना जरूरी है कि आखिर उस वक्त के तमाम फैक्ट्स क्या हैं जिसके चलते ये पूरी बात हुई, और आज जब उसकी डिबेट हो रही है तो उसका सही परिप्रेक्ष्य भी लोगों को समझ में आए। देखिए, इतिहास को हम अपनी सुविधा के हिसाब से बदल नहीं कर सकते। राहुल लाल जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस का समर्थन था इसमें कुछ हिस्सों को काट देने के लिए, जबकि कौशल जी कह रहे हैं कि एक पत्र मौजूद है सुभाष चंद्र बोस का लिखा हुआ, जिसमें उन्होंने इस बात पर आपत्ति नेहरू जी से जताई है कि वंदे मातरम में काटछांट क्यों की जा रही है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से हम चीजों को तोड़ मरोड़ कर नहीं रख सकते। और कांग्रेस हर चीज को जो भारत की राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी हुई है उसे सत्ता और भोग के स्वार्थ के हिसाब से आंकती रही है। और ये जो भाईचारे की बात की जाती है, ये भाईचारा केवल हिंदू मुस्लिम के बीच में क्यों कराया जाता है? पूरा देश एक है। और वंदे मातरम में दुर्गा की उपस्थिति पर इनको आपत्ति है। जी, दुर्गा के बिना तो भारत की पहचान ही नहीं है। दुर्गा के बिना तो आप भारत के पूरे व्यापक रूप को नहीं देख सकते। दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, जी, ये जो वंदे मातरम बलदेव भाई जी, में कहा गया लेकिन है, बलदेव भाई जी, उनका एक तर्क ये है कि उस वक्त आजादी की लड़ाई चल रही थी, इसलिए सबका एक मत बना रहे, इसलिए उस दुर्गा जी के वर्णन को हटाया गया। वो उस वक्त की व्यवहारिक जरूरत का वो एक तरीके से लॉजिक दे रहे हैं। नहीं, व्यवहारिक जरूरत हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो भारत में तो धरती को माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या कहा गया है, ये अथर्ववेद में आया है। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से लोग दुर्गा का विरोध करेंगे ऐसा क्यों मान रहे हैं? जब पूरा वंदे मातरम है तो उसको पूरा गाइए। ये तो आप जबरदस्ती लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं कि हमें इन आधार पर विरोध करना है। ये ठीक नहीं है। जब राष्ट्र की हम बात करते हैं तो फिर उसमें कोई जाति पंथ मजहब बिल्कुल नहीं आता है। और ये भारत में ही क्यों आता है? दूसरे देशों में तो जो मुस्लिम समाज है वो वहां के नियम कायदे संविधान के अनुसार जीता है, लेकिन भारत के नेताओं ने, विशेषकर कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने, ये जो मुस्लिम समुदाय है ये भारत का राष्ट्रभक्त समुदाय है, लेकिन उसके दिमाग में अल्पसंख्यकवाद के नाम पर इतना जहर भर दिया है कि उसमें से अनेक लोग इसका लाभ उठाकर ठीक बात है, क्योंकि मूल एक सवाल पे लौटते हैं। राहुल लाल जी, मूल सवाल ये है कि आजादी की, ठीक है बलदेव भाई जी, राहुल लाल जी, सवाल मूल ये भी आता, मैं आता हूं कौशल जी आपके पास भी आता हूं। राहुल लाल जी, मूल सवाल ये है कि उस वक्त की कांग्रेस भी कुछ लोगों के दबाव के आगे झुकी और आज की कांग्रेस भी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ लोगों के आगे झुकती है। ये एक मूल सवाल है कांग्रेस की उस वक्त की विचारधारा जो विभाजित करने को लेकर थी, जिसकी वजह से एक तरीके से तमाम विभाजन हुआ, और आज तक उसी नीति पे वो काम कर रही है। मूल सवाल ये है और यही आरोप लग रहा है आप पे। देखिए आर्येंद्र जी, ना तो उस समय कांग्रेस दबाव में थी ना अभी कांग्रेस दबाव में है। सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, जो तथ्य कौशल जी ने रखा, भाई आप वो चिट्ठी उस बैठक के बाद की चिट्ठी थी कि पहले की चिट्ठी थी? आप पहले उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पहले की डेट मैं वही कह रहा हूं, पहले की, सुन तो लीजिए। लेकिन जब बैठक में वहां पे तर्क रखे गए, तमाम तरह की चीजें हुई, यही बात मैं कह रहा हूं, वो चिट्ठी बैठक की पहले की चिट्ठी है। बैठक के बाद वो निर्णय जो है उसमें जो तमाम सदस्यगण थे उनके सहमति के साथ हुई है वो निर्णय, तो उस तर्क से सब लोग सहमत हुए। और एक चीज मैं और कहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं 1937 की ये घटनाक्रम है, 1937 की,
1940 में वीर सावरकर, मैं तो देखिए पूरे श्रद्धा के साथ वीर सावरकर कह रहा हूं, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई फिर आगे चल के। तो जिस मुस्लिम लीग के ऊपर आरोप लग रहा है कि मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस तक झुक गई थी और राष्ट्र वंदे मातरम को छोटा कर दिया था, अब उनके दबाव में कौन थे और कौन मिलकर सरकार बना रहे थे अलग अलग जगह। ठीक है कौशल कांत जी, केवल 3 कौशल साल कांत जी बाद वो जो कह रहे हैं कि साहब दबाव तो था नहीं, और जिस चीज का आप विरोध की बात करते हैं वो तो सहयोगी के तौर पे आपके साथ में। कौशल जी देखिए राजीव लाल जी को लाल साहब को जवाब देना चाहूंगा राहुल जी को। राहुल जी, मैं मान सकता हूं कि उस समय की परिस्थिति में देश की आजादी के लिए मुस्लिम लीग के दबाव में आजादी का लड़ाई चलती रहे, आपने उनकी बात मान ली। पर जब देश उसी प्रेशर के, उसी ग्रुप के प्रेशर के दबाव में, जिन्ना के दबाव में, मुस्लिम लीग के दबाव में, धर्म के नाम पे 2 हिस्सों में बंट गया, तो जब 1950 में संविधान बन रहा था तो आपने पुराना क्यों नहीं अडॉप्ट कर लिया? इसका जवाब आपके पास नहीं है। इसका भी जवाब आपके पास नहीं है। सुनिए ना सर, सुन तो लीजिए राहुल जी, आता हूं आपके पास जी। फैक्चुअली बात करते हैं। उसके बाद जब वंदे मातरम मेन गीत था और सब लोग उसको लेके चल रहे थे, तो आपने मोपला कांड में जाकर के दंगाइयों के साथ खड़े हुए, कांग्रेस खड़ी हुई। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, जो धार्मिक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन ऐसे पढ़ाया गया है हमें इतिहास में जैसे कि अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन पढ़ा गया हो। ऐसा नहीं था। वो हम सबको पता है, खिलाफत खलीफा के समर्थन के लिए आंदोलन था। कांग्रेस क्यों उसके समर्थन में आई? धर्म की वजह से समर्थन में आई जी। कांग्रेस ने हमेशा धर्म के दबाव में राजनीति की है, इससे बड़ा तुष्टीकरण कुछ नहीं हो सकता। बलदेव भाई शर्मा जी, सवाल यह है कि क्या आजादी से पहले, आजादी के वक्त और आज भी एक इस प्रकार की राजनीति है जिसमें धर्म या वोट की राजनीति के चलते कई बड़े फैसले लिए गए थे तब उस वक्त को लेकर? देखिए, ये जो भारत की राजनीति में सेकुलरवाद शब्द का उदय कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर किया, इसने पूरे भारत की राजनीति को इतना विषैला बना दिया है कि नेताओं की जो सोच है वो किस कदर हो गई। मैं एक उदाहरण छोटा सा आपको देना चाहूंगा। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और दंगे के बाद उत्तर प्रदेश में उस समय जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने मुस्लिमों को दंगा पीड़ित घोषित करके उनको मुआवजा देने की घोषणा कर दी सरकार ने। लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस पर सरकार को फटकार लगाई कि दंगे में केवल मुस्लिम पीड़ित कैसे हो सकते हैं जी? दंगे में तो कोई भी समुदाय पीड़ित हो सकता है, और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। तो किस तरह इस देश में स्वाधीनता के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया, जबरदस्ती आप वोट की राजनीति करके मौलानाओं और मौलवियों के दबाव में भारत की राजनीति को कलुषित कर रहे हैं जी। यही वंदे मातरम के साथ हुआ। इतिहास लिखते समय कैसी कैसी मक्कारियां इस देश में की गई जी। जहां मैं एनबीटी में था, उसी में मुझसे पहले एक चेयरमैन थे, बड़े विख्यात अंतरराष्ट्रीय ख्याति के इतिहासकार, उन्होंने एक किताब लिखी है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। आप देखिए उस पुस्तक में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सबको रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट लिखा गया है बाकायदा। एक पुस्तक एनबीटी से ही उनकी प्रकाशित हुई, सांप्रदायिकता। उसमें पहली लाइन ये है कि भारत में सांप्रदायिकता का जहर आरएसएस और बीजेपी ने फैलाया। ये जो मानसिकता है, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की मानसिकता है। ठीक है राहुल लाल जी, सवाल ये है कि तब से लेकर आज तक भी जो मौजूदा वक्त की सियासत है उसमें कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी लगातार तुष्टीकरण के आरोप से घिरते रहते हैं, और आज के वक्त में भी ये सवाल मौजूद तौर पे आप पे लगाया जाता है। राहुल जी, छोटा सा जवाब। मैं आपके सवाल पे आऊंगा, लेकिन संक्षेप में कौशल जी ने जो कुछ तथ्य रखे थे कि 1950 में फिर इसको बड़ा क्यों नहीं कर दिया गया। भाई मैं तो कौशल जी से ये पूछूंगा, तो फिर आप जन गण मन को पूरा फुल विस्तार कब दे रहे हैं? भाई वो भी तब तो वो भी छोटे रूप में ही रखा गया है। देखिए, एक बार जिस चीज को स्वीकार कर लिया जाता है और जनता के बीच में चली जाती है और वो हमारे आजादी की लड़ाई का मुख्य बन जाता है, तो क्या स्वतंत्रता आंदोलन के बाद फिर 1950 में परिवर्तन दिया जाता है, वो अच्छा लगता है। और दूसरी चीज, कांग्रेस के ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण जो आरोप है, वो आरोप बिल्कुल आरएनजी, उसमें कोई नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि तुष्टीकरण शब्द गलत है। अगर समूह देखिए हमारे यहाँ पे, तो आप देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 जो फंडामेंटल राइट है हमारा जी, उसमें अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दिया गया है और हर सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखें। तो ये
दुनिया भर की जगह पे होता है। जो भी हमारे ठीक है दुनिया भर कौशल में जी, जो आधुनिक अगर देश है, आधुनिक ये संविधान है, संविधान संबद्ध अधिकार मिला है अल्पसंख्यकों को, उसका वो निर्वहन करते चले यार आजादी के बाद से लेकर अभी तक की सरकारों में, तो आप क्यों कहते हैं कि साहब वो तुष्टिकरण करते हैं? छोटा सा जवाब कौशल जी। राहुल जी जब वो अधिकार दिए गए थे, उस समय हमारे संविधान में मूल स्ट्रक्चर के अंदर सेकुलर शब्द नहीं था। असली संविधान तब बनता अगर आपने सेकुलर शब्द हटाया, जोड़ा, तो ये दोनों हटा देते, पर आपने ऐसा नहीं किया। और दूसरी बलदेव जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। बलदेव जी जो काम मुलायम सिंह जी ने आजम खान के कहने पे किया था, उसी तरह का एक कम्युनल वायलेंस बिल कांग्रेस लाना चाहती थी, जिसमें हमेशा अल्पसंख्यक को ही बेनिफिट दिया जाता और जो बहुसंख्यक है उसके खिलाफ ही कार्रवाई होती। तो कांग्रेस का कैरेक्टर शुरू से लेके आज तक मुस्लिम तुष्टीकरण का हो गया। आजादी के पहले जो मुस्लिम लीग होती थी वो आज की कांग्रेस हो गई है। समस्या ये है हमारी। ठीक है सर, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति देना बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक